हेलो बच्चों, अध्ययन करते हैं हमारा पर्यावरण। कक्षा लास्ट चैप्टर है, 13वां नंबर का चैप्टर है हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है, परि प्लस आवरण। का अर्थ है, परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है कवच या कवर होता है। तो हम कहेंगे हमारे चारों ओर का आवरण ही क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है, जिसमें जैविक और अजैविक सारे घटक होते हैं। जैविक घटक कौन से होते हैं? जिनमें जीवन यानी जैव मात्रा विद्यमान होती है। और अजैव घटक कौन से होते हैं? जीवन में जिनमें जीव जैविक घटक मौजूद नहीं होते हैं, जैसे पर्वत है, नदी है, पहाड़ है, झील है इत्यादि। फिर आता है परितंत्र। परितंत्र क्या है? किस क्षेत्र के सभी सजीव, किसी क्षेत्र के सभी सजीव यानी जैविक और निर्जीव अजैविक घटकों का एक सम्मिलित रूप है, जहां वे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, परितंत्र कहलाता है। परितंत्र के दो घटक होते हैं, अजैव घटक। ये परितंत्र के निर्जीव घटक हैं, जैसे पर्वत है, हवा, जल, मृदा, सूर्य का प्रकाश, तापमान, आर्द्रता आदि। अजैव घटक होते हैं, सॉरी जैव घटक होते हैं, ये परितंत्र के सजीव घटक हैं, जैसे है जितने भी जीव हैं या जीवाणु हैं, कवक हैं, कवक हैं, पौधे हैं, ये सारे के सारे सजीव होते हैं, ये जैविक घटकों में शामिल किए जाते हैं। अब देखो, सभी प्रत्येक जीव क्या करता है? प्रत्येक जीव होता है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन निर्वाह हेतु उत्पादकों पर निर्भर रहता है। ये उत्पादक क्या हैं? जितने भी नील हरित शैवाल या हरे पादप हैं, वो उत्पादक कहलाते हैं। यानी वे जीव जो वे सजीव सजीव ज्यादा बेटर रहेगा कहना, वे सजीव जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किस क्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया आपने जैव प्रक्रम पढ़ा था, उसमें विस्तार से पढ़ लिया था। इन्हें स्वयंपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वयंपोषी। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वयंपोषी कहते हैं। हरे पौधे और नील हरित शैवाल होते हैं, वैसा करते हैं। उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या होते हैं? वे जीव जो वे जीव जो भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, यानी पौधों, हरे पादपों पर निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता मुख्य रूप से यहाँ 1, 2, 3 और 4 प्रकार के दिए गए हैं। मुख्य रूप से हमारी किताबों में यही आते हैं। शाकाहारी, जो केवल घास खाते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता है, जैसे हिरण है, बकरी है, खरगोश है आदि। मांसाहारी कौन से होते हैं? वे वे जीव जो अन्य जंतुओं के को खाते हैं, यानी मांस खाते हैं। द्वितीयक या तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे सांप है, शेर है, बाज है, ये इत्यादि। ये सांप मांस ही खाते हैं। सर्वाहारी यानी पौधे और जंतु दोनों खाते हैं, जैसे मनुष्य है, कौवा है, भालू है, यानी मांस भी खाते हैं और घास भी खाते हैं। अब अपघटक क्या होते हैं? वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों, जंतुओं के जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। ये पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में मिलाने का कार्य करते हैं। इन्हें प्रकृति के सफाई कर्मी या अपमार्जक भी कहा जाता है, जैसे जीवाणु है, कवक है, या हम इनको मुख्य रूप से क्या बोल सकते हैं? सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव होते हैं जो अपमार्जक का कार्य करते हैं, सफाई का कार्य करते हैं। ये जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ देते हैं, ताकि पुनः इनका उपयोग किया जा सके। फिर महत्वपूर्ण पॉइंट आता है आहार श्रृंखला और आहार जाल। ये आहार श्रृंखला और जाल क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। आहार श्रृंखला यह जीवों की ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाता है, जिससे ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। उदाहरण के लिए, जैसे घास है,
घास उत्पादक है, स्वयंपोषी है। इसको कौन खा गया? से हिरण खा गया। हिरण को कौन खा गया? शेर खा गया। तो एक श्रृंखला का निर्माण, एक चेन का निर्माण होता है। इसी प्रकार से जैसे घास है, घास को टिड्डा खाता है और टिड्डे को मेंढक खा लेता है, मेंढक को सांप और सांप को बाज खा लेता है। जो लास्ट में आता है उन्हें हम कहेंगे सर्वोच्च उपभोक्ता। सर्वोच्च उपभोक्ता। पोषी स्तर। आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण या स्तर को पोषी स्तर कहते हैं। प्रथम पोषी स्तर क्या कौन से होते हैं? उत्पादक होते हैं। कौन से होते हैं? उत्पादक होते हैं। फिर द्वितीयक पोषी स्तर प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। जैसे हमने कहा उत्पादक, ये तो हरे पादप या नीलहरित शैवाल होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीयक पोषी स्तर है वो शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। फिर मांसाहारी होते हैं। मांसाहारी होते हैं। और फिर सर्वोच्च या शीर्ष मांसाहारी होते हैं। यानी ये उत्पादक हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता हैं, ये द्वितीयक उपभोक्ता हैं और ये तृतीयक उपभोक्ता हैं। तृतीयक उपभोक्ता हैं। ऊर्जा का प्रवाह है। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, यानी एक ही दिशा में होता है। यह सूर्य से उत्पादकों और फिर उपभोक्ताओं तक जाता है। इस 10% का नियम, ये क्या है? कई बार प्रश्न पूछ जाते हैं कि एक उपभोक्ता श्रेणी से दूसरी उपभोक्ता श्रेणी में ऊर्जा का कितना प्रतिशत स्थानांतरण होता है? तो हम कहेंगे 10% का स्थानांतरण होता है। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। शेष 90% ऊर्जा ऊष्मा के रूप में या जीवन की अन्य प्रक्रियाओं में खर्च हो जाती है। इसी कारण आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 या 4 स्तरों की ही होती है। जैसे हम देखते हैं, आपने कहा उत्पादक, तो उत्पादक कौन से हैं? घास हैं। घास को ले लेते हैं। घास को कौन खा गया? घास को हिरण खा गया। और हिरण को कौन खा गया? शेर खा गया। शेर भाई साहब खा गए। ठीक है। अब यहाँ ऊर्जा थी 100% ऊर्जा यहाँ निर्माण हुआ। 100 से यहाँ 10% ही पहुंची है। 90% घास हो गया है, तो यहाँ 10% ऊर्जा है, यानी 90% ऊर्जा है। तो क्या हो गया? हास हो गया, हानि हो गई। फिर अगले में कितना पड़ेगा? 1% ही ऊर्जा पहुंच पाती है। अगर इसी को हम लंबा कर दें, घास को टिड्डा और टिड्डे को मेंढक और मेंढक को सांप कर दें, तो ये है ऊर्जा है उसकी, यानी सर्वोच्च जो उपभोक्ता है उसके पास पहुंचने वाली ऊर्जा है, उसका मान बहुत ही न्यून हो जाता है। इसलिए ये जो खाद्य श्रृंखलाएं होती है या आहार श्रृंखलाएं होती है वो इतनी ज्यादा लंबी नहीं होती। फिर आता है आहार जाल। श्रृंखला के बारे में हमने पढ़ लिया। जाल क्या है? प्रकृति में अनेक आहार श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती है जो एक जाल जैसी संरचना बनाते हैं। यह परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह के कई वैकल्पिक रास्ते प्रदान करती हैं, जिससे स्थिरता बनी रहती है। जैसे घास या हरे पादप। हरे पादप भी हम कह सकते हैं इसको। अब देखिए, घास को कौन कौन खाएगा? जैसे टिड्डा भी खाता है, टिड्डा खा गया। या हम कहेंगे कि घास को हिरण खा गई। या हम कहेंगे घास को खरगोश खा गया। समझ रहे हो बात को? अब खरगोश को कौन खा सकता है? शेर। हिरण को कौन खा सकता है? शेर। टिड्डे को कौन खा सकता है? मेंढक खा सकता है। मेंढक को
कौन खाएगा? सांप खा जाता है मान लो। अब इसमें चूहे भी आते हैं, चूहे। तो कौन खा गया? बिल्ली खा गई। बिल्ली को कौन खा गया? शेर खा गया। सांप को कौन खा गया? बाज खा गया। ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो एक दूसरे से एक जाल के रूप में एक दूसरे की यानी एक यदि खाद्य श्रृंखला को अपन खत्म कर देते हैं तो ऊपर वाली खाद्य श्रृंखला अपने आप ही खत्म हो जाती है। कहने का मतलब ये एक जाल नुमा संरचना बन जाती है। सांप को देखो यहाँ मोर भी खा लेता है, मोर है वो भी खा लेता है। आगे देखते हैं जैव आवर्धन। खाद्य श्रृंखला आहार श्रृंखला में हानिकारक और अजैव निम्नीकरणीय रासायनिक पदार्थ जैसे कीटनाशक है, डीडीटी है की मात्रा का प्रत्येक अगले कोषीय स्तर में बढ़ते जाना जैव आवर्धन कहलाता है। सर्वोच्च स्तर के जीव इन रसायनों की सांद्रता सबसे अधिक होती है उनमें, जो बहुत ही हानिकारक है। यदि हम एक ऊर्जा का प्रवाह देखें तो जैसे अपार मात्रा में सूर्य ऊर्जा उत्पादित करता है, सूर्य का प्रकाश, यानी ये बहुत बड़े स्तर पर बड़े पैमाने पर अपने को ऊर्जा देता है। इससे कम है वो ऊर्जा है वो उत्पादक लेते हैं, नहीं पूर्ण रूप से सूर्य का प्रकाश का उपयोग वो नहीं कर पाते। उत्पादकों से हम पहले आ जाते हैं शाकाहारियों पर, जहाँ 90% कहा जाता है शाकाहारी। यहाँ और भी होता है मांसाहारी। ठीक है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक हमें सीधा सीधा का सीधा एक पिरामिड प्राप्त होता है। अब कोई पूछ ले कि ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है तो हम कहेंगे सीधा होता है। ऊर्जा निचले स्तर पे सबसे अधिक होती है और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं ऊर्जा का प्रवाह है घटता ही जाता है। आगे वापस चैप्टर लौटते हैं अपन। फिर आते हैं पर्यावरणीय समस्याएं। ओजोन परत का अपक्षय यानी ओजोन परत का नाश किस प्रकार से हो रहा है? वर्तमान समय में प्रशीतक गैस सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग के कारण ओजोन परत का लगातार क्षय होता जा रहा है। जब ओजोन के अणु पर जब सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें पड़ती है तो यह ऑक्सीजन के अणु और परमाणु में विभक्त हो जाती है। इसमें विभक्त हो जाएगी ऑक्सीजन के का एक अणु और परमाणु। ये आपका O3 है, ओजोन है। जैसे ही इसके ऊपर पराबैंगनी किरणें यूवी अल्ट्रावायलेट किरणें या पराबैंगनी किरणें पड़ती है तो ये ऑक्सीजन के अणु और परमाणु में विभक्त हो जाती है और पुनः मिलकर O3 का निर्माण कर लेती है। अब देखिए यहाँ जिसके कारण पुनः ओजोन अणु का निर्माण नहीं हो पाता। किसके कारण से? इसी समय सीएफसी में उपस्थित क्लोरीन परमाणु, कौन सा परमाणु होता है? क्लोरीन परमाणु इस ऑक्सीजन परमाणु से क्रिया कर मुक्त मूलक का निर्माण करता है। यानी ये प्रक्रिया होनी चाहिए थी, होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि O3 है यूवी के कारण O2 और O में टूट जाता है और वापस से O3 बन जाता है। लेकिन जैसे ही आपका O3 है वो यूवी के कारण अल्ट्रावायलेट के कारण ऑक्सीजन प्लस O2 में टूटता है, परमाणु में टूटता है तो यह ऑक्सीजन CFC गैस में उपस्थित क्लोरीन है। ये क्रिया करके क्लोरीन ऑक्साइड का एक मुक्त मूलक का निर्माण करता है, जिसके कारण से बनने वाला जो O3 है वो पुनः O2 के रूप में आ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया
कर रहा है, जिसके कारण से लगातार ओजोन परत कमजोर हो जाती है। यदि इसी प्रकार ओजोन परत का क्षय होता रहा तो पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी से टकराएगी, जो कि सजीवों के लिए बहुत हानिकारक होती है। क्यों हानिकारक होती है? क्योंकि इसमें उच्च ऊर्जा होती है। दूसरा कारण क्या है? इसमें कैंसर, त्वचा के जो कैंसर हैं, वो होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। हालाँकि ध्रुवों पर इसकी परत है वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है, जो कि एक गंभीर विषय है। 1980 से क्या हुआ? 1980 में एक समझौता हुआ, वायुमंडल के में ओज़ोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी। कब? 1980 के दशक में। तो यूनेप, यूएनईपी, यूनेप ने 1987 1987 में एक बैठक का आयोजन किया और उसमें जो निम्नतम अनुपात है, सबसे कम अनुपात है, वो ओज़ोन का सॉरी सीएफसी गैस का रखा जाना चाहिए। यानी कि हमने 1986 में जितना अनुपात था सीएफसी गैस का उतना ही होना चाहिए। अतः जितने भी रेफ्रिजरेटर होते हैं, प्रशीतक होते हैं, उनमें से सब में सीएफसी गैस बंद कर दी गई और इसकी जगह कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक नए उसकी जगह स्थापित कर दिया गया। कार्बन डाइऑक्साइड का काम में ले आजकल जो दुनिया भर में जितने भी रेफ्रिजरेटर चलते हैं उनमें शुष्क CO2 का उपयोग किया जाने लगा। फिर आता है कचरा प्रबंधन। हमारे द्वारा उत्पन्न अनुपयोगी वस्तुओं को कचरा कहते हैं। इसका सही ढंग से निपटान करना बहुत ज़रूरी होता है। कचरे के भी प्रकार होते हैं। जैसे पहला, वे पदार्थ जो जीवाणुओं द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए सब्जियों के छिलके, कागज, बचा हुआ भोजन है, लकड़ी है, सूती कपड़ा है आदि। ये सारे के सारे जैव निम्नीकरण है, यानी ये गला दिए जाते हैं या वातावरण में समय के साथ गल जाते हैं कुछ ही समय में। लेकिन अजैव निम्नीकरण कौन से होते हैं? वे पदार्थ जो जीवाणु द्वारा अपघटित नहीं होते और पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, जिससे प्रदूषण फैलता है। उनमें मुख्य रूप से है आपकी प्लास्टिक, काँच है, धातु है और पॉलीथीन या प्लास्टिक एक ही बात है। तो प्लास्टिक है वो आपको बता दें कि लगभग सैकड़ों वर्षों तक भी अगर दबी रहे तब भी गलती नहीं है। यही कारण है कि इसका इस्तेमाल है वो बहुत ही कम मात्रा में करना चाहिए। अब कचरा निपटाने के लिए हमें कौन-कौन सी विधियों का उपयोग करना चाहिए? उसमें सबसे पहले आता है पुनर्चक्रण, यानी पुनर्चक्रण का मतलब होता है उसका दोबारा उपयोग होना चाहिए। अजैव निम्नीकरणीय कचरे से नई वस्तुएं बना सकते हैं, अतः इनका पुनर्चक्रण किया जा सकता है। कंपोस्टिंग, जैव निम्नीकरणीय कचरे को गड्ढों में दबाकर खाद बना सकते हैं। और भस्मीकरण, जो राख वगैरह है, कचरे को उस तापमान पर जलाना, इसका उपयोग मुख्य रूप से अस्पताल के कचरे के लिए किया जाता है। भूमि भराव है, कचरे के निचले क्षेत्रों में गड्ढों में दबा देना है, यानी भूमि का भराव है वो करने में कचरा काम में ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त कचरे को पर्यावरण को बचाने के लिए हम 3 आर सिद्धांत का उपयोग भी कर सकते हैं। कैसे-कैसे? कम उपयोग, रिड्यूस, कम उपयोग का मतलब होता है उपयोग कम करना। हम बाज़ार जाएँ तो थैला लेकर जाएँ, ताकि बिना काम की जो प्लास्टिक है, वो हमारे घर में नहीं आए। ये सारे सामान हम प्लास्टिक में ही डालते हैं, पॉलीथीन जिसे बोलते हो। दूसरा पुनः उपयोग, इन प्लास्टिकों का हम क कबाड़ी को दे दें, तो वो पुनः उपयोग में ला सकता है या फिर हम भी पुनः उपयोग कर सकते हैं। जैसे कोई चीज़ें हैं, मान लो तो उनका पुनः उपयोग करना। पुनर्चक्रण क्या है कि उनको बार-बार उपयोग करना, कागज़ है उनको जलाने की या गड़ाने की बजाय है हम कबाड़ी को देते हैं तो वह पुनः उसको गड़ाकर कागज़ बना लेगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ बचेंगे। तो इस प्रकार से हम ज़्यादा से ज़्यादा जो आर सिद्धांत 3 आर सिद्धांतों का उपयोग करके पर्यावरण को बचा सकते हैं, यानी कचरा मुक्त बना सकते हैं।
आपने ध्यान दिया हो कि जब रेलवे रेलवे एक नियम लागू किया था, पहले जो डिस्पोजल गिलास थे उनमें चाय पकड़ाई जाती थी और उस चाय के कारण जो डिस्पोजल थे वो बहुत मात्रा में रेलवे स्टेशन में चारों ओर फैले हुए होते थे। सरकार ने क्या किया, चाय के लिए डिस्पोजल की बजाय बजाय एक नए प्रयोग प्रारंभ किया और वो प्रयोग था कुल्हड़, मिट्टी से बने कुल्हड़। उन्होंने कहा कि ये इको फ्रेंडली है। कुल्हड़ क्या है, इको फ्रेंडली है, क्योंकि ये किससे बने होते हैं, मिट्टी से बने होते हैं। अब चूंकि इतनी, ये देखो ये अनुमान बाद में लगाए जाते हैं, जब ज्यादा मात्रा में कुल्हड़ उपयोग में लिए गए और चाय पी गई तो कुल्हड़ इतने ज्यादा हो गए कि आपकी पटरियों पर क्या फैल गए, कुल्हड़ी कुल्हड़ टूटे फूटे वो फैल गए। तो इससे और ज्यादा समस्या बढ़ गई। दूसरी बात, कुल्हड़ बनाने में जो मिट्टी काम आती है वो उपजाऊ मिट्टी होती थी, उपजाऊ मिट्टी होती थी। तो पुनः जो कुल्हड़ है उसके स्थान पर डिस्पोजल, अब जो डिस्पोजल थे वो प्लास्टिक के नहीं थे, कागज के डिस्पोजल काम में लेने लगे, जो कि इको फ्रेंडली भी थे और उनको जलाया या उनको जल्दी ही गड़ाया भी जा सकता था। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इन सिद्धांतों का प्रयोग करके या इन चीजों का प्रयोग करके पर्यावरण को बचाया जा सकता है। धन्यवाद सबका। ये 10वीं क्लास का आपका चैप्टर पूरा हो चुका है। आपका जो मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई है वो 1 लेसन से लेकर 13 लेसन तक की है। मैं आसानी से आप एक ही जगह सारे के सारे लेसन के जो नोट्स हैं वो बना सकते हो। तब तक के लिए राम राम।